हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर न्यू चैनल शालिनी सोशियो। और जैसा कि मैं आपसे ये प्रॉमिस कर चुकी हूँ आप सभी से कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न थिंकर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक सीरीज ये स्टार्ट कर रही हूँ पोस्ट मॉडर्न थिंकर से रिलेटेड। और सबसे पहले जो हमारे थिंकर हैं मिशेल फूको, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मिशेल फुको के बारे में बात करने से पहले हम देख लें कि मिशेल फुको ने क्या कहाँ से हैं। और हम देखते हैं कि जो मिशेल फुको है एक फ्रांसीसी विचारक है। ये इनकी जो क्वालिटी है वो ऐसी है कि एक साथ सब कुछ है, यानी कि फिलोसोफर भी है, एक साइंटिस्ट भी है, ये कल्चर और लिटरेचर को जानने वाले भी हैं, और एक पॉलिटिशियन भी हैं, सामाजिक और वैचारिक इतिहासकार भी हैं एंड सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। मतलब एक साथ इतना सब कुछ होना, ऑलराउंडर। और जो सब कुछ होता है केवल एक ही नहीं होता फिर वो। और इसी कारण, इसी वजह से मिशेल फुको के साथ में ये भी हो गया कि भाई जो सब कुछ है वो एक साथ उसको कैसे ले लिया जाए सोशियोलॉजी के अंदर। समाजशास्त्र की जो बिरादरी है उसे ये कह करके समाजशास्त्र से उठा देती है कि भाई ये तो मतलब फिलोसोफर भी है, सब कुछ है, ये सोशियोलॉजिस्ट तो नहीं हो सकते। अच्छा, तो मिशेल फुको के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं फुको ने जो भी अपना काम किया है बड़ा ही कमाल का किया है। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें की हैं, बहुत ही अच्छी। ये जो फ्रेंच फिलोसोफर हमारे मिशेल फुको हैं, इनके बारे में बात की जाए तो इनका जो टाइम है वो आप देखिए। सबसे पहले तो ये हमें दिखते हैं 1926 टू 1984। और रियली कहा जाए तो काफी ग्रेट इन्होंने वर्क किया है अपने टाइम के हिसाब से। सो इनके बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, इनके कौन कौन से कंट्रीब्यूशन हैं जो इन्होंने दिए हैं सोशियोलॉजी के अंदर। उसके बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं। इनके पहले वर्क, अच्छा, इनका जन्म जो हुआ ये फ्रांस में हुआ, पोइटर्स नामक एक जगह थी, और अक्टूबर 15 1926 में हुआ। एंड 25 जून 1984 में इनकी डेथ हुई। और इनकी पहली बुक जो पब्लिश हुई थी वो उसके बारे में हम बात करें तो लगभग काफी सारी बुक्स इन्होंने लिखी। 1960 में इनकी जो बुक आई है ये वास्तव में बहुत ही कमाल की थी, अलग ही थी एकदम से। इनका थीसिस वर्क था मैडनेस एंड सिविलाइजेशन पर। आप इसको देख सकते हैं, इनके मेजर वर्क में से ये जो वर्क है ये देखे जा सकते हैं। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन है जो कि 1961 में आई है। 1960 जो है यहाँ पे रॉन्ग है, 1961 होगा। ओके। And the birth of the clinic, the order of the things, discipline and punish, society must be defended, the British of biopolitics, the history of sexuality, the history of sexuality की कई सारे वॉल्यूम आए जो आप देख सकते हो। जो वॉल्यूम 1 है वो 1976 में आया, और उसके बाद में सेकेंड एंड थर्ड 1984 में आए। ऑफ ऑर्डर अदर स्पेस एंड व्हाट इज इनलाइटमेंट, ये 1984 में इनकी बुक आई। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं ये इनके मेजर वर्क के रूप में है। और फूको का जो एक स्टडी मेथड रहा वो केस स्टडी मेथड रहा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फूको का जो स्टडी मेथड था वो केस स्टडी मेथड था। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर मेनली अगर इनके वर्क पे फोकस किया जाए तो हमें 4 तरीके की बुक्स इनकी जो खास हैं वो हमें दिखाई देती है। वो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन है, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक है, एंड डिसिप्लिन एंड पनिश है, एंड हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी।
तो ये हमें ये 4 बुक्स हमें इनकी खास दिखाई देती हैं और केस स्टडी मेथड के द्वारा इन्होंने अपनी जो ये रिसर्च वर्क है वो सब कुछ किया हुआ है। फूको पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे अगर हम इनके इंटेलेक्चुअल जो रूट्स हैं उनको देखें, बौद्धिक जड़ें कहाँ से आई इनके, उनके बारे में हम बात करें तो हम देखते हैं कि फूको ने अपने जितने भी वर्क हैं उसमें बहुत टाइप के जो थ्योरी है उनको शामिल किया है और इस वजह से ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उन पर किसका कितना प्रभाव है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली किसका इन्फ्लुएंस इन पर पड़ा हुआ है, तो ये थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल काम हो जाता है। और जाहिर सी बात है वेरियस टाइप ऑफ थिंकर्स जो है जिनसे वो जुड़े हुए थे और जिनका प्रभाव उन पर साफ साफ दिखाई देता है, ये क्या करते हैं सभी लोगों से कुछ कुछ लेते हैं, कुछ उधार लेते हैं, कुछ जो विचार हैं उनके उधार लेते हैं और उसको फॉर्मुलाइज कर देते हैं, फॉर्मुलेशन कर देते हैं, सूत्रीकरण में ढाल देते हैं। ठीक है, तो ये कठिनाई है हमारे सामने कि उन पर बेसिकली किसका किसका प्रभाव था, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी जितने भी थिंकर्स रहे उनका जो इन्फ्लुएंस है वो दिखाई हमें देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मैक्स वेबर की जो रैशनैलिटी थी, मीन्स बुद्धि संगतता का प्रभाव सीधा सीधा दिखाई देता है हमें फूको के ऊपर। और ये यहाँ पर आप देख लीजिए, फूको वेबर की रैशनैलिटी से प्रभावित थे, बुद्धि संगतता से प्रभावित है, सॉरी। और इसी तरीके से हम देखते हैं उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं उस पर मार्क्स का भी प्रभाव साफ साफ हमें दिखाई देता है। ये सोशलिज्म से काफी ज्यादा प्रभावित थे, काफी ज्यादा असर दिखाई देता है उनके विचारों पर मार्क्स का भी। और सच कहा जाए तो इन्होंने जो अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, स्टूडेंट लाइफ में जब इन्होंने पॉलिटिक्स की तो वो उसका जो बेस था वो सोशलिज्म था, मार्क्सवाद को खास करके इन्होंने फोकस करके ही अपनी ये जो राजनीति थी वो चलाई। और मार्क्स से प्रेरणा लेते हुए इन्होंने माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर यानी शक्ति की सूक्ष्म राजनीति का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डेवलप किया, उसको भी दिया। तो हम देखते हैं शायद मार्क्स का फूको पर बहुत बड़ा प्रभाव इकोनॉमी के क्षेत्र में है। जो फूको की अगर वर्क्स देखे जाएं, इनकी बुक्स देखी जाएं तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है साफ साफ कि मार्क्स का प्रभाव है उनके ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं थिंकर हमारे वो है नीत्शे, जिनका जिनका सबसे ज्यादा वी कैन से सबसे ज्यादा प्रभाव था मिशेल फूको पर। तो अच्छा, जो नीत्शे थे वो जानना क्या चाहते थे एक्चुअली। नीत्शे का नाम हम देखते हैं नाजीवाद और उत्तर आधुनिकता के साथ में जोड़ा जाता है, पोस्ट मॉडर्निटी के साथ में। और नीत्शे ने क्या किया था, जो परंपरागत जो नैतिकता थे, जो ट्रेडिशनली जो मोरालिटी की बात चलती चली आ रही थी उसको चैलेंज कर दिया और नैतिकता की नींव डाली। और ये जो नई नैतिकता की बात करते थे नीत्शे, ये पावर और कहा जा सकता है कि डोमिनेंस पर आधारित थी, शक्ति और प्रभुत्व पर। तो फूको के जो वर्क में हमें दिखाई देता है शक्ति का प्रभाव, पावर की जो बात दिखाई देती है उस पर साफ साफ लगता है कि ये नीत्शे का प्रभाव झलक रहा है। तो ये जो शक्ति की अवधारणा है, ये जो फूको के वर्क्स में हमें दिखाई देती है वो सीधे सीधे नीत्शे का ही प्रभाव था। तो नीत्शे का इंटरेस्ट क्या था? नीत्शे का जो इंटरेस्ट था वो ज्ञान और शक्ति, पावर एंड नॉलेज के रिलेशनशिप को समझना चाहते थे। फूको ने इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा दिया और ये स्टेब्लिश किया और ये कहा कि जिसके पास में नॉलेज है उसके पास में पावर है। वो कहते हैं कि आज जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी की बात हो रही है इसमें ज्ञान यानी नॉलेज उत्पादन का साधन है। मतलब अगर हम ज्यादा ज्ञान है हमारे पास में
तो ज्यादा उत्पादन शक्ति होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि फूको ने हर एक क्षेत्र में काम किया और आगे बढ़ते चले गए। तो फूको ने उत्तर आधुनिक समाजशास्त्र पर जो कुछ भी लिखा वो गैर समाजशास्त्री के हैसियत से ही लिखा, और फूको विभिन्न विचारकों के सिद्धांतों को लेते हैं और उन्हें अपने सैद्धांतिक सूत्रीकरण में ढाल देते हैं। फूको ने संस्कृति की विद्या में भी उल्लेखनीय कार्य किए और यहाँ ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक समझे जाते हैं। हम देखते हैं कि फूको पर लेवी स्ट्रॉस का भी प्रभाव है, फूको पर पॉल सार्त्रे का भी प्रभाव हमें दिखाई देता है, और सबसे बड़ा जो प्रभाव हमें दिखाई देता है अगर संरचनावाद में बात की जाए, स्ट्रक्चरलिज्म में, तो वो है सोसरे, जो कि भाषा के पक्षधर थे। ठीक है, और इन्हीं का प्रभाव था, इन्हीं का इन्फ्लुएंस था जिसने फूको को एक संरचनावादी या उत्तर संरचनावादी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। अब अगर स्ट्रक्चरलिज्म की बात की जाए, अगर क्योंकि फूको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी समझे जाते हैं, उत्तर संरचनावादी भी समझे जाते हैं, और अगर स्ट्रक्चरलिज्म की बात की जाए तो यहाँ तो धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, लेवी स्ट्रॉस है, पॉल सार्त्रे है, सोसरे है, सभी, और सभी का असर फूको पर साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, और चूंकि ये सब जितने मैंने अभी नाम लिए, जितने भी भाषावादी हमारे, जितने भी संरचनावादी हैं हमारे, सो ये सब चूंकि अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल कमाल के थे, है ना, बड़े बड़े सिग्नेचर के रूप में थे, तो जाहिर सी बात है फूको इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। ओके, और साथ ही में हम देखें कि बहुत सारे प्रभाव होते हुए भी निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि फूको मार्क्स के बिल्कुल करीब थे, एकदम मार्क्स से काफी काफी जुड़े हुए थे। वे अपने आप को मार्क्सिस्ट समझते थे, मार्क्सवादी समझते थे, और मार्क्स के विचारों को अपनी एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने एसिमिलेट कर लिया, है ना, आत्मसात कर लिया। लुइस अल्थीजर ने कहा भी कि फूको ने मार्क्स से प्रभावित होकर के ही जितनी विचारधाराएं चल रही थी, जितनी मान्यताएं चलती चली आ रही थी समाज के अंदर सिद्धांतों के रूप में, उन सबको खंडन करना शुरू कर दिया। मार्क्स का ये सोचना था, मार्क्स तो यही कहते थे ना कि एक दिन क्रांति आएगी और सोशलिज्म इस संसार में स्थापित हो जाएगा। फूको ने ऐसी कोई ऐसा भविष्यवाणी तो ऐसी नहीं की, ऐसा कोई प्रेडिक्शन तो नहीं दिया, लेकिन जो इन्होंने सिद्धांतों को रखा है अपने, जो इन्होंने अपनी थ्योरी रखी है, वो निश्चित रूप से लोगों के विचारों में एकदम क्रांति लाने का काम कर दिया। तो फूको के विचार अपने आप में बहुत ही अलग है, बहुत ही कमाल के हैं, और फूको की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। तो फूको के जो वर्क है उनके बारे में हमने बात कर ली है ऑलरेडी। इन शॉर्ट हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे हम देखें कि उत्तर आधुनिकतावाद की बात की जाए तो फूको उत्तर आधुनिकतावाद के प्रणेता थे। जाहिर सी बात है ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक के रूप में समझे जाते हैं। इन्होंने चीजों को बड़ी गहराई से समझा और क्या क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में आसपास में, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ करके इन्होंने अपने विचार रखे, और उन्होंने जिन मुद्दों पर विचार रखे हैं उनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। देखिए, फूको ने सबसे पहले तो अपराध, शरीर, पागलपन और कामुकता, सेक्सुअलिटी पर बहुत ही डीपली लिखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। सेकंड, ज्ञानोदय, इनलाइटमेंट का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरे पहलू का सरोकार मनुष्य को नियंत्रण में रखना है। ये ज्ञानोदय और पुनर्जागरण, यानी ये जो इनलाइटमेंट है एंड रेनेसां अपने उद्विकास की अवस्था में सही थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। लेकिन ज्ञानोदय का दूसरा पहलू भी है, और दूसरे पहलू का सरोकार मनुष्य को नियंत्रण में रखना है, अनुशासन में बांधना है मनुष्य को, उसकी हरकतों पर निगाह रखना है। तो जाहिर सी बात है इस संदर्भ में शक्ति, वैचार की और विमर्श यानी डिस्कोर्स से के पारस्परिक क्या संबंध है, एक रिलेशनशिप है तीनों में, इन सब को फूको ने समझने की कोशिश की है। उसके बाद
फूको विमर्श यानी डिस्कोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी प्रेजेंट करते हैं। और डिस्कोर्स से मतलब क्या है, किसी एक वस्तु के बारे में लोगों की बातचीत करने के तरीके या सोचने की पद्धति। हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, और ये तरीके जो होते हैं ये मिलजुल करके लोगों की एक सामान्य धारणा को बना देते हैं। और लोग शक्ति का प्रयोग विमर्श के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो ये जो सामान्य धारणा है, सामान्य धारणा समाज में जिसको हम मानते आए हैं, जिसको हम मानते हैं, जैसे हमारी, अगर हम इंडियन सोसाइटी की हम बात करें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। जैसे हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे यहाँ जो गाय के बारे में, ठीक है, गाय के बारे में हमारा जो डिस्कोर्स है वो ये है, हमारी जो सोच है कि ये पशु है, ये हमें दूध देता है, बछड़े देता है, हमारे जो पूर्वज हैं इसे बहुत ही आदर और सम्मान देते आए हैं, पूजा करते आए हैं, इसीलिए पवित्र है, पूजनीय है। लगभग सभी ऐसा सोचते हैं, और इसीलिए ये एक कॉमन सी चीज है, एक सामान्य धारणा है। ठीक है, और इस सामान्य धारणा को फूको क्या कहते हैं, डिस्कोर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से जब यूरोपियन सोसाइटी के बारे में फूको देखते हैं, बात करते हैं, तो फूको कहते हैं कि पागलपन, मैडनेस एक डिस्कोर्स है, एक विमर्श है। तो एक डिस्कोर्स रहा है, और पहले इसके बारे में लोग कैसे सोचते थे और अभी आज की सोसाइटी में कैसे सोचते हैं, ये अंतर है। तो मतलब अगर हम कॉन्सेप्चुअल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फूको का जो कॉन्सेप्ट है डिस्कोर्स अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और लोक शक्ति का जो प्रयोग है वो विमर्श के माध्यम से करते हैं। उसके बाद एक एक करके आते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट, इनकी जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड हम थोड़ी थोड़ी चीजों को जानेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोगों को, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और आज की वीडियो यहीं तक, आगे चलेंगे हम और देखेंगे कि किस तरीके से नॉलेज की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, डिस्कोर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से, थोड़ा सा और समझते हुए हम फूको को पढ़ेंगे, समझेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।